जितने भी यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम होते हैं आजकल मगध साम्राज्य की कहानी नहीं पूछता, बल्कि मगध साम्राज्य के अंदर जो अवस्थित सारे पॉइंट होते हैं उसके बारे में चर्चा करता है और वो अंदरूनी बातों को पूछता है जो एग्ज़ाम से संबंधित है। और देखो दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उसको बाउंस चले जाता है, मगध में जो नॉर्मली बुक मिलता है उस बुक से पढ़ता है, लेकिन उससे क्या होता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम तो अच्छा जाता है लेकिन उसे एग्जैक्टली पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में लिख के क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं लेसन, और बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आज का पॉइंट है मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य की छोटी छोटी बातों को हम आप तक रखेंगे। और वो वीडियो जो है, इससे पहले भी एक वीडियो आई थी मगध साम्राज्य पे, तो बहुत पुरानी थी, वो अच्छी नहीं बनी थी, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और ये वीडियो आप अच्छे से देखें, शायद आपको एग्जाम में किसी न किसी तरह से उपयोगी होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हर्षक वंश के बारे में बता दूं तो ये 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक था। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। दोस्तों इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा बिंबिसार थे। ये बार बार पूछा जाता है कि हर्षक वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो बिंबिसार थे। और उसका समय काल जो था 544 ईस्वी से लेकर 493 ईस्वी तक था, जिसने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये एक और क्वेश्चन यहाँ भी तैयार होता है कि बिंबिसार जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो गिरिवज्र में बनाया था। दोस्तों ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। बिंबिसार का उपनाम जो है सैनिक था और हर्षक वंश कुल के लोग इसे नागवंश की एक उपशाखा समझते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर्षक वंश जो थे ये नागवंश की एक शाखा थी या उपशाखा थी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आप उपशाखा लेके चलें। उसने कौशल एवं वैशाली के राज्य परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो उनके वैवाहिक संबंध किनसे थे, कौशल से और वैशाली से थे। उनकी पहली पत्नी का नाम कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी। ये कौशल देवी जो थी ये प्रसेनजीत की बहन थी, जिसने उसे काशी नगर का राजस्व प्राप्त था, जिस प्रसेनजीत के द्वारा उसे राजस्व प्राप्त हुआ था। और वहीं पे यदि बात करें उसकी दूसरी पत्नी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो बिंबिसार की दूसरी पत्नी क्या है, तो दूसरी पत्नी का नाम चेलना, जो वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। याद रखिएगा उसकी दूसरी पत्नी का नाम और वो कहाँ से संबंधित थी। इसके पश्चात उसने मद्र देश या भद्र देश नहीं, एक्चुअल में मद्र देश था, तो मद्र देश में कुरु में लिखावट में थोड़ी मिस्टेक थी, इसके लिए सॉरी। मद्र देश, तो उस समय मद्र देश यानी कि कुरु के समीप अगल बगल का शायद एरिया था वो, कि राजकुमारी क्षेमा के साथ भी वो विवाह किए थे। महाबग में उनकी जो है एक महावज्ञ है, एक पुस्तक है जिसमें बिंबिसार के बारे में उल्लेख है और वैसा लिखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है, उस किताब में बताता है। उस पुस्तक के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि उनको 500 पत्नियां थी। नोट कर लीजिएगा 500 पत्नियां। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा महावज्ञ के अनुसार जो है कि बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी, तो भैया 500 पत्नियां थी। इतना भी डीप नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर पूछेगा। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर जो है सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। कुशल प्रशासन होना चाहिए, बिंबिसार का ये सबसे प्रमुख और ये पहला व्यक्ति था। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, बहुत शॉर्टकट में एक लाइन बताता हूँ कि मेरी वीडियो सभी सूझबूझ, ज्ञान परख और बहुत बड़े बड़े राइटर्स, ये मेरा थॉट नहीं है, मेरी स्पीच नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े राइटर्स की बुक है और उस बुक को मैं रीड करता हूँ, उस बुक को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ इस पर एक सवाल ना उठाएं, इसे अपने जहन में लेते जाएं और जितना जल्दी हो सके एग्जाम की तैयारी करें। यार सब दिन मेरा वीडियो सुनोगे तो सक्सेस कब होगे। चलो आगे चलते हैं। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि बौद्ध साहित्य में जो है इस समय पदाधिकारियों के कुछ नाम मिलते हैं। वो इस प्रकार थे, संबंधक महामत्त, इसको सर्व महापात्र भी कहते हैं। ये एक्चुअल में इसकी उपयोगिता क्या थी, तो ये प्रशासनिक डिपार्टमेंट को देखता था, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी वर्क होते थे वो देखता था। दूसरा पोस्ट था व्यवहारिक महामत्त, तो महामत में तौता होगा और यह व्यवहारिक महापात्र, इसका प्रधान काम था न्यायिक अधिकारी तथा न्यायाधीश के जो कार्यकलाप होते थे इसके अंदर आते थे। जजमेंट होता था, जज के तरह फैसला इत्यादि इत्यादि, ये इनके अंतर्गत आता था।
दोस्तों, बिंबिसार स्वयं शासन की छोटी छोटी समस्याओं में रुचि लेते थे और वो उनको पूरा करना चाहते थे कि किस तरह से मेरे प्रजाओं को तकलीफ न हो। महाभग जातक में कहा जाता है कि उसकी राज्यसभा में 80,000 गांवों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। समझ रहे हैं बात को, जो बंदा 80,000 प्रतिनिधित्व से बात करता हो, उस आदमी का लेवल और सोच किस हद तक और कितने आगे था। सैल्यूट है दोस्तों। ये मैं आज आपको दो चीज करके हर एक सेट को बताऊंगा। शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कंफ्यूज ना हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले। दोस्तों, ऐसा है कि ये जो बिंबिसार थे वो जौन तथा ब्राह्मण धर्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, एकदम अच्छे से रखते थे। और जैन ग्रंथ में उसे अपने मत का पोषक मानते थे। दीर्घ काल से पता चलता है दीर्घ निकाय से पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमदंड को वहाँ की पूरी आमदनी दान में दे दिया था। ये जो नाम है सोमदंड, ये इनको जो है, ये चंपा के निवासी थे, बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। इनको जो है वहाँ से जो भी आय मिला था, किसी घटना बस उससे प्रेरित होकर इन्होंने पूरी अपनी संपत्ति दान में दे दी थी। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने करीब 80 वर्ष तक शासन किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बोले तो बहुत ही झकास वाला फ्रेंड। और उसके जो है विवेक, उसका ज्ञान और उसकी हर एक चीज़ का संरक्षक भी थे। ये विनय पटक से जो प्राप्त होता है, हमें जानकारी मिलती है कि बुद्ध से जो है उनका जो मिलन है, मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान करने लगा। अंतिम समय में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। दोस्तों, बोले तो बाप ने बेटा को कत्ल कर दिया और बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना कर दी। ऐसा है कि बिंबिसार का अंतिम और अवंती से अच्छा संबंध था। ये अंतिम इसलिए मैं बोला हूं, आगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा संबंध था क्योंकि जब अवंती के राजा प्रोदोत बीमार थे तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था उनके। हाँ, ये जो क्वेश्चन है जीवक, इस बात को याद रखिएगा कि बिंबिसार के जो है जो वैद्य थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जीवक था। ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, शायद एक बार पूछा था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवक नाम था। और राजगिरी का यह जो राज्य वैद्य है सालवंती नामक गणिका की पुत्री थी, पुत्र था, पुत्री नहीं, पुत्र था एक्चुअल में। आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। बिंबिसार ने अंग और चंपा को जीत लिया और वहां पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना दिया। राजा तो नहीं बनाया पर वहां उपराजा बना दिया। दोस्तों, यदि अजातशत्रु की मैंने ये वीडियो में कुछ ज़्यादा फंबल मार दिया, तो इसके लिए प्लीज़ यार माफ़ कर दो। यूट्यूब है और एक बार बोले तो कमेंट हो गया तो हो गया ना, तो उसको मैं बदल नहीं सकता, तो प्लीज़ सॉरी कर दो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अजातशत्रु बिंबिसार के बाद में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु है। और अजातशत्रु का जो यदि समय काल था 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु जिसे कुनिक भी कहा जाता था, बहुत ही फेमस नाम है। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक भी था। पिता की हत्या कर वो मगध का सिंहासन पे बैठा था। इसका रिकॉर्ड इतना गजब है कि पूछना ही नहीं। बाप को ही मारा और उसके गद्दी पे जाके जा बैठा। वहाँ इसको जो है बहुत ही गलत और ये दुर्वर्ष साम्राज्यवादी था। और इसने एक लंबे संघर्ष के बाद काशी और वज्जी को भी जीत ही लिया। उसके मंत्री जो है सुनीत और वस्कर द्वारा वैशाली के लिच्छवी में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई थी। इनके दो जो मंत्री थे उनके नाम चूंकि मैंने लिया है और बुक्स में है, ये यूनिक बुक का मैं अभी कर रहा हूँ, तो यूनिक बुक में भी बहुत ही स्पेशल दिया। और ये बुक यूपीएससी के लिए बढ़िया है। यदि आप अगल बगल आपको यूपीएससी की तैयारी हो रही है और कर रहे हैं तो यूनिक प्रकाशन का किताब खरीदें, शायद बेटर होगा दोस्तों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि इन लड़ाइयों में अजातशत्रु जो है रथ, मूसलों एवं महाशिलाकटक नाम के हथियार का प्रयोग किया था। ये जो नाम है महाशिलाकटक
कंटक, महाशिला कंटक, इसको फिर से दिमाग में रख लो दोस्तों, महाशिला कंटक नामक जो हथियार का इस्तेमाल किया था। ये सारी बातों को दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए ये अपनी जो राजधानी है ना, राजगिरी की सुरक्षा हेतु एक बहुत मजबूत दुर्ग यानी कि बहुत बड़ा किला बनवा दिया। इसके शासनकाल में 8वें वर्ष में जो है, ये शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त करने हेतु ये महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजात शत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर कुछ अवशेष को लिए और राजगिरी में एक स्तूप बना दिया। और उसके शासनकाल में ही राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में, याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संहिता आयोजित किया हुआ था। यह क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संहिता कब, किसके शासनकाल में, कहां पर आयोजित किया गया था। तो इसको दोस्तों रिमाइंड कर करके सुनो, पर याद करो। इन्होंने यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित कर दिया। अजात शत्रु ने पुराणों के अनुसार 28 वर्ष और बौद्ध साक्ष्य के जो अनुसार जो है 32 वर्ष तक अपने जीवन काल में शासन किया था। ये दो अलग आ गए। यदि सवाल यहाँ एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पुराणों के अनुसार अजात शत्रु का जो है शासनकाल कितने वर्षों का था, तो 28 वर्ष का था, और यदि बौद्ध साक्ष्य के अनुसार तो 32 वर्ष का था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अंतिम समय में अजात शत्रु की हत्या उसी का बेटा यानी कि जैसा करनी वैसा भरनी, उसी का जो बेटा था वो उदयन द्वारा कर दिया गया। द्वितीय जो सदी का जो ईसा पूर्व था, इसमें भारहूत की जो वेष्टिनी यानी रेलिंग पर बुद्ध के समीप अजात शत्रु की यात्रा जो है उत्तीर्ण है, मतलब इतनी ज़्यादा उत्कीर्ण है कि जिसकी कोई जवाब ही नहीं, देखने लायक है। तो दोस्तों ये तो हो गई, मैंने अजात शत्रु की बात किया। अब यदि उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर ही दी तो चलो उसकी पुत्रों के बारे में भी थोड़ा बात कर लें। ऐसा है कि गंगा संहिता, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर और या उनके संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। पुराणों के अनुसार उदयन पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में जो भी पटना है पर 33 वर्षों तक जो है राज किया। लेकिन वहीं पे यदि मैं बात करूं, फिर एक मतभेद और आ गया। एक और बात है, वो है महावंश के अनुसार जो है 16 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। दो अलग अलग बातें हो गई, दो अलग अलग सोच हो गई। तो देख लेना यार, जो होगा क्वेश्चन के अनुसार इसका जवाब दे देना। दोस्तों जो जैन ग्रंथों में उसके माता का नाम जो है पद्मावती मिलता है, और बौद्ध ग्रंथों में उसे जो पिता हंता यानी पिता को मारने वाले की संज्ञा दी गई है। जबकि जैन ग्रंथ में परिविष्ट पड़वन के अनुसार वह पितृभक्त था, यानी कि जैन धर्म उसे पितृभक्त बताता है लेकिन बौद्ध धर्म जो है पितृहंता बताता है। ये दोनों बातें अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर करीब 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तीनों को पितृहंता कहा गया, मतलब कि समझ लो दोस्तों इन्होंने भी लगता है पिता को मार के ही शासन किया होगा। इस वंश के अंतिम शासन जो है नागदशक और शिशुनाग नाम के एक योग्य अमात्य ने अपदश्य कर दिया था, मतलब उसे दर्शित किया था या वो थे। अंतिम राजा नागदश कुछ प्रसिद्ध था और ये पुराणों में इसे दर्शक कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन कुछ बातें आपको कहनी है। दोस्तों आप जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेरा पेटीएम, जो इसको आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आप ही लोग जाने, क्योंकि मदद आप लोग को करना है। जितना संभव हो सके कम से कम कुछ तो सहयोग करें, क्योंकि यूट्यूब से कुछ मिलने जाने वाली तो है नहीं और हम लोग नए हैं, लेकिन आपके भरोसे हैं। यदि कुछ आप देना चाहें तो यदि आप यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ कुछ तो मदद करें। धन्यवाद, मैं आपका इंतज़ार करूँगा।